आप सभी को मेरा नमस्ते। चलिए आज हम एसएसबी लेक्चरर 2022 में पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं और आज उसी का समाधान करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? पहला, जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, तो ये नहीं होगा पहला वाला। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल सही, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिए गए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो है इसी से पूछे जाते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ये भी सही है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे, तो ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर जो था वो पहला वाला ही नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? पहला वाला। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय का कारण क्या माना है? क्या माना है? बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया, भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, पाश्चात्य प्रभाव, वेदिक ग्रंथों का प्रभाव। तो किसको माना है? हो जाएगा पाश्चात्य प्रभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का व्यापक उद्देश्य स्वीकार किया है। तो उनका क्या मानना था? साहित्य का व्यापक उद्देश्य क्या होता है? लोक मंगल, यानी कि अपनी रचनाओं के द्वारा जनता का लोक मंगल करना। आइए 4 नंबर प्रश्न की ओर। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही हुआ होता जैसा आज है। ये उदाहरण किस पुस्तक से अवतरित है? देखिए ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, और किससे लिया गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? शायद 1940 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही आरोही क्रम पूछा गया। तो जन्म काल के अनुसार बिहारी, भूषण, सेनापति, पद्माकर। तो बिहारी का हमको पता था कितना था? बिहारी का हो जाएगा यहाँ पर 1595। ठीक है, हम लोग मिलान करेंगे, देखते हैं। भूषण 1613 का था, सेनापति 1589 का था, पद्माकर 1753 का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। तो पहला अगर हम आंसर को मिलाते हैं तो पहला सेनापति आना चाहिए। देखिए बी नंबर में दिया गया है सेनापति जो 1589 का है, बिहारी 1613 का है, 1595 का है, भूषण 1613, पद्माकर जो है 1753 की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्थापना वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? तो ये भी हमें प्रकाशन माने स्थापना क्रम से पूछ लिया गया। चलिए मिलाते हैं, आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब्रह्म समाज कब की रचना है? जो ब्रह्म समाज है वह 1828 की रचना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का है। प्रार्थना समाज कब का है? 1867 की रचना है। हिंदू कॉलेज कब का है? 1791 का है। और आर्य समाज जो है वो 1875 की रचना है। ठीक है, तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो आंसर हो जाएगा बी। भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म की किस पुस्तक का एक अध्याय है? तो किस पुस्तक का है? तो ये हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। क्योंकि जितनी भी सारी यहाँ पर है ना, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, ये आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये सारे के सारे जो है वो नामवर सिंह की रचना है, आलोचना है। 8 नंबर देखिए, परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली की भूमिका में मीरा की काव्य भाषा में किस बोली के मिश्रित रूप का उल्लेख नहीं किया है? तो मीरा के काव्य भाषा में अगर हम देखते हैं कौन कौन सी भाषा मिलती है? राजस्थानी मिलती है, पंजाबी भी मिलती है, ब्रज भाषा मिलती है। तो वो
भोजपुरी जो है वह नहीं मिलती है। तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रहीम ने अपनी काव्य भाषा में नहीं किया है? तो रहीम ने नहीं किया है मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो किस में नहीं किया था? मैथिली में नहीं किया था। ठीक है, मैथिली। ध्यान दीजिएगा कि ब्रजभाषा भी है, अवधी भी है, खड़ी बोली भी है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत नहीं है? कौन नहीं है? सुंदरदास, सुंदरदास बिल्कुल है, चरणदास भी है, धर्मदास भी है, पर परमानंद दास नहीं है। ये किस में आते हैं? ये भक्ति काल के अष्टछाप कवि में आते हैं परमानंद दास। तो हमारा आंसर डी नहीं होगा। अब 11 नंबर, कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाए, कि कवि कौन है? तो कवि कौन है? तो हो जाएंगे परमानंद दास। ठीक है, अब देखिए सूरदास भी अष्टछाप कवि में आते हैं, कुम्मन दास भी अष्टछाप कवि में आते, जितने सारे हैं ना ये सभी अष्टछाप कवि में आते हैं। राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये काव्योक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी भिखारी दास की। ठीक है, ये रीतिकाल से पूछ लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, केशव दास को रीतिकाल का पहला कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ये सब छोटी से छोटी चीज को ना हमें ज्यादातर याद रखने की जरूरत है कि कहीं से भी जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पद्माकर। ठीक है, पद्माकर। अब देखिए प्रकाशन वर्ष, पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है तो लगाना बहुत मुश्किल होता है, याद तो करनी ही पड़ेगी हमें। चलिए देखते हैं। पहला है इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम देखें तो पहला हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा 1871। ठीक है, सीप सिंह सरोज। तो यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा? सीप सिंह सरोज। ठीक है, सीप सिंह सरोज कब का था? 1883 का था। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये 1888 का था। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद 1913 का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। तो प्रकाशन वर्ष याद तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे की और चलते हैं हम लोग। श्रवकाचार्य के रचयिता कौन है? आसगु, जिनभद्र सूरी, मुनि जिन विजय, देवसेन। तो कौन हो जाएंगे? देवसेन। और कब की रचना है? तो हो जाएगा 1933। ठीक है, कुक्कुरीपा किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? ये हो जाएगा चर्प टीपा। ठीक है, किसके शिष्य थे? चर्प टीपा। हित हरिवंश की संप्रदाय के कवि हैं, तो हो जाएंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अमीरदास की कृति नहीं है, तो अमीरदास की कृति कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा रस रहस्य। तो रस रहस्य जो है वो कुलपति जी की है। आप याद रखिएगा कि पति लोग क्या छुपाते हैं? रहस्य छुपाते हैं ना। तो कुलपति का रस रहस्य। तो अमीरदास की कौन सी नहीं है? तो रस रहस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य के लिए असत्य है? तो कौन सी असत्य है? चलिए देखते हैं हम लोग। भावावेग का उच्छल प्रभा, ये सही है। इंद्रियानुभूति, तो यह नहीं होगी, इंद्रियानुभूति नहीं होगी। और देखते हैं, और दो ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा अभिनवता, ये भी होगी। आत्म प्रधानता, ये भी होगी। आइए 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस कवि की गणना रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों धाराओं में होती है? तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? बोधा, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, कहाँ गया इसका आंसर?
तो हो जाएगा यहाँ पर द्विज देव, याद रखिएगा द्विज देव। आइए 21 नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार से सम्मिलित कीजिए। तो पहला सम्मिलित करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं यहाँ से, विजयनी विजय वैजयंती, तो ये जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो सी का अगर हम आई भी देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का आई भी कहाँ है, तो बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए सी का आई भी, ठीक है। तो हम लोग मिलाते हैं, चलिए सी का आई भी बी, तो हो जाए ए का आई, तो ए का आई क्या हो जाएगा, हमारो उत्तम भारत देश। तो हमारो उत्तम भारत देश किसका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डबल आई, किसका हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी का। धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी, तो हो जाएगा प्रेम घन। और विजयनी विजय वैजयंती किसका हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जो रहा जयति राज राजेश्वरी की जय, ये हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान है मिलाने के लिए ना, अगर आपको एक भी याद है ना तो आप आसानी से मिला सकते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही आरोही अनुक्रम। अब ये जो 22 नंबर प्रश्न है ना, ये नाटक से पूछ लिया गया, किससे, नाटक से। चलिए इसको भी हम मिलाते हैं। पहला देखते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप किसका है, ये शायद है राधा कृष्ण दास का, ठीक है, राधा कृष्ण दास का है। तो अगर इसको देखें तो ये कितना का, 1897 का है महाराणा प्रताप। नील देवी 1881 का है, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का है, तो ये कितना का है, 1895 की रचना है। प्रदुम विजय, तो प्रदुम विजय किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध का है, तो ये 1893 का है, ठीक है। तो मिलान कैसे करेंगे हम, पहला क्या देंगे 1881, तो 1881 में कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी नील देवी, तो पहला हो जाएगा नील देवी, ठीक है। नील देवी कब का, 1881। प्रदुम विजय 1893, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध, नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट 1895, महाराणा प्रताप 1897, राधा कृष्ण दास का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर प्रश्न, चंद्रकांता संतति कितने भागों में है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया गया, 24 भागों में है, ठीक है। ये किसका है, देवकीनंदन खत्री जी की रचना है। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्र पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पत्र पत्रिका के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया, तो आप पहले से ही लगा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र कौन सा है, बाला बोधनी है, जो नारी के ऊपर लिखा गया था, बाला बोधनी। तो ए का अगर हम देखें आई भी, तो ए का आई भी कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला नंबर ऑप्शन में है, ए में देख लीजिए। तो इसका आंसर ए में हम देखते हैं, पहला ए का बाला बोधनी। बी का देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र का क्या हो जाएगा, ब्राह्मण पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। प्रेम घन का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी। एवं लाला श्रीनिवास का हो जाएगा सदादर्श। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सरयू पार की यात्रा है, गया यात्रा ये नहीं है, लखनऊ की यात्रा भी है, हरिद्वार की यात्रा भी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए यहाँ पर यात्रा वृत्तांत से पूछ लिया, यानी कि जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी कोई प्रश्न उठा के दे दे रहा है। तो आपको हर चीज, यात्रा वृत्तांत हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, उपन्यास, कहानी, सभी चीज को आपको पढ़नी पड़ेगी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध का है, और ये 1914 में आई थी प्रिय प्रवास, ठीक है। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। जबकि बाकी जो रचनाएं देख रही है ना, प्रेम फुलवारी, प्रेम पचीसी, तो ये जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का 1931 की रचना है। चलिए 27 नंबर प्रश्न, देशभक्त वीरों मारने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों को बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। काव्यांश के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। और जितने भी कवि है ना यहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी ये कौन है, ये देशभक्त कवि हैं, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त देशभक्त कवि है। जो श्रीधर पाठक जो है वो
स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी के काव्यों का सही अनुक्रम पूछ लिया, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मैंने एक ट्रिक से याद किया था, आपको बताना चाहूँगी। मिलन होता है पथिक में, मिलन होता है पथिक में मानसी से, और रात को स्वप्न देखने लगते हैं उसके बारे में। तो मिलन होता है पथिक, मिलन होता है पथिक में, पथिक यानी रास्ता, मिलन होता है पथिक में मानसी से और स्वप्न देखने लगते हैं। चलिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं, तो मिलन हो जाएगा कितना? 1917 का हो जाएगा। पथिक 1920 की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ गया? मानसी 1927 की रचना है एवं स्वप्न 1929 की रचना है। तो प्रकाशन वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी सरस्वती में सबसे पहले प्रकाशित होकर आई थी? तो कौन सी कहानी आई थी? सोत कहानी। ठीक है, जितनी भी कहानी है ना वो प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, पर जो सोत कहानी है वह सबसे पहले क्या सरस्वती में छपकर आई थी। राधा मोहन गोकुल किस युग के लेखक हैं? अब देख लेते हैं। भारतेंदु युग, बिल्कुल इसके तो नहीं है। द्विवेदी युग के, बिल्कुल द्विवेदी युग के हैं। छायावाद के भी नहीं है, छायावादोत्तर काल के भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। छायावाद युगीन कविता में आने वाली रहस्यात्मक वृत्ति को इतिवृत्तात्मकता की तीखी प्रतिक्रिया के रूप में किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? आंख बंद के रामचंद्र शुक्ल में लगा दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न है वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं से भी आपको प्रश्न ला के दे देंगे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल लगा लीजिए। हिंदी कविता में गुणात्मक परिवर्तन लाने में किस कालखंड की कविता की विशेष भूमिका है? अगर देखें तो गुणात्मक परिवर्तन जो आता है वो छायावाद युग से ही आता है, क्योंकि द्विवेदी युग से आता नहीं है, द्विवेदी युग नहीं आता है, भारतेंदु से भी नहीं। प्रगति तो कविता का प्रगति हुआ, तो छायावाद से ही क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन आया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कविता में स्वच्छंदता का आभास सर्वप्रथम किस कवि में मिलता है? तो ये आंख बंद करके लगाइए, श्रीधर पाठक है। कि जब पहले जब मैं बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि श्रीधर पाठक है जो स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं, तो आंसर होगा श्रीधर पाठक। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? देखिए फिर से पूछ लिया, तो लगा दीजिए श्रीधर पाठक। राम नरेश त्रिपाठी ये तो है राष्ट्र संस्कृति धारा के कवि। सिया शरण गुप्त ये भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, तो श्रीधर पाठक नहीं है। एक बार बस और नाच तो श्यामा, समान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए, कितने तुझको हार, कवितांश के कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावादी भावबोध के निर्माण में किसकी सर्वाधिक भूमिका रही है? अब जब हम छायावादी भावबोध का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर जो होता है स्वानुभूति, यानी कि स्वानुभूति जो होता है कि जो हम खुद अनुभव करते हैं। ठीक है ना, एक होता है सहानुभूति, एक होता है स्वानुभूति। स्वानुभूति यानी कि जो हम खुद उसको अनुभव करते हैं, सहानुभूति यानी कि जो हम सहानुभूति कि दूसरे व्यक्ति को देखकर जो अनुभव कर रहा है, ठीक है, वो होता है सहानुभूति। स्वानु यानी कि जो मैंने जो कुछ खुद भोगा है और मैंने खुद उसको अनुभव किया है, वो होता है स्वानुभूति। चलिए आज के लिए इतना हम रहने देते हैं और अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एसएसबी लेक्चरर जो क्वेश्चन चल रही है, ठीक है, तो आप सभी ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अगर कहीं भी कुछ गलतियां होती हैं तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं अब।